गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 18 जुलाई है तो डीएनए सीरीज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन सी न्यूज़ को कवर किया गया, साथ ही साथ निबंध के किन किन पॉइंटों को कवर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का डिस्कशन पॉइंट क्या होगा, जिस पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। आने वाले परीक्षाओं में मेंस के पोर्शन में से प्रश्न पूछा जा सकता है। कर्नाटक सरकार निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण पर पीछे हटी है। तो जो निजी क्षेत्र में जो लोकल आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है, उसके संबंध में चर्चा आई है। तो इसके कोर पॉइंट में हम बात करेंगे अन्य राज्यों में निजी क्षेत्र में आरक्षण की क्या व्यवस्था है या क्या स्थिति है। संवैधानिक प्रावधान है जो राज्य में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं, तो वो कौन कौन से प्रावधान बनाए गए हैं, साथ ही निजी आरक्षण के से जुड़े मुद्दे क्या हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण एक उत्तम विचार क्यों है और निजी क्षेत्र में आरक्षण एक उत्तम विचार क्यों नहीं है। इस दोनों पॉइंट पर हम लोग चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे यूनेस्को की सूची में शामिल है दिल्ली का विश्व धरोहर प्रस्ताव। विगत कई वर्षों से है, तो इसके संदर्भ में कुछ चर्चाएं आई हैं, तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। यूनेस्को की सूची क्या होती है, विश्व धरोहर सूची क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे पंजाब सरकार को लगा है झटका, क्यों लगा है कि राज्यपाल ही रहेंगे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति। यह सुप्रीम कोर्ट के बाद माननीय राष्ट्रपति के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो इन सारे मुद्दों को देखेंगे। साथ ही देखेंगे राज्य विधायकों पर राज्यपाल की शक्तियाँ क्या होती है, जिसमें अनुच्छेद 200 और 201 की चर्चा इस संदर्भ में देखी जा रही है। तो अनुच्छेद 200 और 201 को हम देखेंगे। राज्यपाल के पास विकल्प क्या होता है इन दोनों अनुच्छेदों के संदर्भ में। साथ ही देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्या सलाह दिया जाता है इस स्थिति में जब अनुच्छेद 200 और 201 का प्रयोग होता है। तो इन सारे मुद्दों को हम देखेंगे। साथ ही देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में प्रयागराज के मुंज क्राफ्ट को मिला जीआई टैग, तो जीआई टैग से संबंधित तथ्यों की जांच करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग पर जोर लेकिन इकोसिस्टम है आधा अधूरा। तो बजट आने वाला है, तो मैन्युफैक्चरिंग पर लगातार चर्चा आर्टिकल आ रही है, बातें चर्चा हो रही है, तो हम इस पर भी चर्चा करते चलेंगे। आज के संपादकीय में देखेंगे खाद्य महंगाई की बढ़ती हैं चुनौतियां, एक लेख इस पर आया है, इससे संबंधित तथ्यों की जांच करेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सुनियोजित हमला, तो किस प्रकार का सुनियोजित हमला है, तो इन सारे तथ्यों की जांच हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति आई उसको सपोर्ट कीजिएगा। बार कोड को स्कैन करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल स्कैनर से स्कैन कीजिएगा, ऑटोमेटिक लिंक आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स, या तो टेलीग्राम चैनल पर जब आप जाते हैं तो सभी जगह लिंक दिए गए हैं। इस लोगों के साथ आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.yukti.in। सारी सुविधाएं आपको ऐप और वेबसाइट पर सेम है। साथ ही सब्सक्राइब जब कर लेते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो न्यूज़ पर डायरेक्ट आते हैं। तो देखिए, कर्नाटक सरकार जो है निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण के पीछे हट गई है। तो उद्योग जगत तीखी प्रतिक्रिया भी देखी, एसोचैम से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां जो है निजी, वो भी क्या कि इस पे से विधेयक पर रोक लगाने का फैसला किया था, प्रतिक्रिया दी थी, बातें चर्चा लगातार चल रही थी। तो देखिए कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं पहले न्यूज़ से, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, कर्नाटक में स्थानीय लोगों के निजी क्षेत्र में आरक्षण का आक्रमण तरीके से क्या हुआ, बढ़ने के बाद राज्य सरकार वापस ले ली इन मुद्दों को। प्रतिक्रिया सभी जगह से आया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी किया, उसके कन्नड़ लोगों को आरक्षण देने के लिए कैबिनेट द्वारा स्वीकृत विधेयक को स्थानीय रूप से रोक दिया और इस पर आने वाले दिनों फिर से विचार किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा, ऐसी बातें हो रही है। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र में लोगों के आरक्षण को लागू करने का फैसला किया था। राज्य मंत्रिमंडल ने निजी उद्योगों में कन्नड़ लोगों के लिए प्रशासनिक पदों पर 50%, गैर प्रशासनिक पदों पर 75% का आरक्षण लागू करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी। अर्थात कहने का मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो पद होता है उसमें 50% आप केवल कन्नड़ के लोग ही होंगे, कन्नड़ भाषी होंगे, और जो 75% होगा जो गैर एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। मान लीजिए जो गैर एडमिनिस्ट्रेटिव होता है जिसमें
प्रशासन का कार्य नहीं होता, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा या किसी प्रकार से और भी कार्य होते हैं, उसमें सेवा की आपूर्ति का क्षेत्र, उसमें क्या होगा कि आपको 75% आरक्षण दिया जाएगा, केवल 25% आपको अन्य राज्यों के लोगों को दिया जाएगा। ऐसी बातें की गई है। अब है कि देखिए, यह कन्नड़ के स्थिति से, कन्नड़ राज्यों के स्थिति से, नज़रिए से यह बेहतर लगेगा आपको या अन्य क्षेत्रों में। पर यहाँ ध्यान रखिएगा, यह क्यों ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक पदों पर आरक्षण की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि राज्य जो भू क्षेत्र होता है, वहाँ पर जब तक हम पलायन की स्थिति जो बनी हुई है या ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है, उसका उच्चतम प्रयोग तभी होगा जब हम सीधी भर्तियाँ रखेंगे और सभी के लिए अवसर को बनाए रखेंगे। ये जब कॉन्सेप्ट आपको जब याद रहेगा, तो कोई भी राज्य अपने क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान करता है, इससे यह दूर चला जाता है। एक आपको कारण याद रखना होगा कि यह आपको समझना होगा। और दूसरी बात कि जब राष्ट्र की एकता अखंडता की बात आती है, एकता और अखंडता की, तो यह कॉन्सेप्ट बोनी लगती है कि हम एक संकीर्ण मानसिकता के तहत क्या करें कि एक राज्य में किसी भाषी क्षेत्रों को ही सर्वप्रथम अवसर दे। बिल्कुल उन राज्यों के नागरिकों को अपने सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है, इसमें दो राय नहीं है। पर बढ़ती आवश्यकताओं ने, बढ़ती ज़रूरतों ने राज्यों में अन्य राज्यों के लोगों का पलायन, ऐसा नहीं कि कन्नड़ के लोग उत्तर भारत में नहीं आए हुए हैं, बहुत से लोग अपने जॉब के पर्पस से आते हैं, अपने जो उनका टारगेट कंपनियों का होता है वो पूरा करने आते हैं। तो अगर यही स्थिति सभी राज्य में हो जाएगा तो एकता अखंडता का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। तो यह एक मुद्दा होता है। दूसरा हम समझेंगे इसी में संवैधानिक प्रावधान जो आरक्षण के प्रदान किए जाते हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम परिचर्चा करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 15 आपको मैंने कल भी चर्चा किया था। अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधानों को रखा गया। अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं बच्चों के विशेष प्रावधान किए गए हैं। 15(4) में आपको प्रावधान किए गए SC/ST के लिए आरक्षण के संदर्भ में बात कर रहे हैं। टोटल आरक्षण, ऐसा भी नहीं कि निजी आरक्षण की बात मैं कर रहा हूँ, आरक्षण का संदर्भ मैं बात कर रहा हूँ। और बाद में बताऊँगा आरक्षण क्यों आवश्यकता है, क्यों नहीं आवश्यकता है। फिर 15(5) में भी इसकी आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब देखिए, विशेष रूप से निजी संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश के संदर्भ में भी बात करता है, SC/ST के आपको प्रवेश के। फिर नेक्स्ट 15(6) का जो A है, उसमें भी बातें EWS के संदर्भ में बातें होती है। अगर हम बात करें अन्य प्रावधानों की, तो 15(A) की बात करती है। खंड 4 और 5 में भी आपको EWS के साथ निजी सहित अनेक प्रवेशों को संबंधित जुड़ा हुआ मामला देखने को मिलता है। तो शैक्षणिक संस्थानों की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, शैक्षणिक संस्थानों। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की बात करते हैं, जिसमें सकारात्मक भेदभाव आरक्षण का प्रावधान करा। ऐसा नहीं है कि देश में ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती जहां पर हम सकारात्मक भेदभाव को अपना सकते हैं। अगर राज्य सरकार चाहे तो वो कर सकती है, बिल्कुल ऐसा कर सकती है, अपने निजी क्षेत्रों में आरक्षण दे सकती है। उसके लिए सकारात्मक भेदभाव का कॉन्सेप्ट उसको बताना होगा, उसको स्पष्ट करना होगा, न्यायालय से लेकर सभी जो डाउटफुल एसेट है उनके लिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 प्रावधान करता है कि राजनयिकों किसी भी ऐसे पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियां पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान कर सकता है जिनके राज्य के राय में अधीन सेवाएं पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो यह भी एक अवधारणा देता है कि हम निजी क्षेत्रों में अपने लोगों को आरक्षण दे सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा व्यवस्था हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बात है निजी आरक्षण की, पर आरक्षण के संदर्भ में जो बातें की गई है ना, जहाँ पर सैद्धांतिक बातें की गई है, जिसमें हम शैक्षणिक बात करते हैं, प्लस हम आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से जो बात करते हैं, जो अलग विस्तृत अवधारणा देती, उसके आधार पर आरक्षण के प्रबंधन करती है। 16(4) क्या कहता है कि राज्य में SC हैं, उनके लिए पदोन्नति के मामले आरक्षण के कोई प्रावधान कर सकता है, उन्हें राज्य के अधीन सेवाओं की पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। तो कुल मिलाकर जब भी निजी आरक्षण की बात होती है, तो इसमें कौन कौन वर्ग आते हैं, या तो SC होंगे, या तो ST होंगे, या तो OBC होंगे। फिर उसके बाद जब जनरल में होंगे, जनरल के लोग जो उन राज्य से संबंधित है, राज्य संबंधित जनरल वर्ग, ठीक है ना। तो यही लोग हैं इंपॉर्टेंट। तो इसके आरक्षण के पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं अन्य राज्यों में क्या स्थिति है। जैसे उत्तराखंड में निजी आरक्षण की व्यवस्था का कोई प्रावधान
लागू नहीं है। 2005 में एक शासनादेश द्वारा जारी किया गया था। स्थापित होने के बाद नए उद्योगों में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर क्या किया, शासनादेश जारी किया गया जिसके आधार पर निजी उद्योगों में 70% स्थानीय लोगों की बात की जा रही है। राज्य सरकार से सब्सिडी लेने वाले उद्योगों के लिए यह अनिवार्य थी, यह व्यवस्था जो भी राज्य से सब्सिडी लेती थी उसके लिए अनिवार्य व्यवस्था बनाई गई थी। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो निजी क्षेत्र में लोगों के लिए प्रबंध और गैर प्रबंध पदों पर 80% आरक्षण की व्यवस्था की गई। राज्य सरकार के 2019 में 80% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और वहीं 2004 में राज्य में औद्योगिक नीति में 70% रोजगार स्थानीय लोग देने की शर्त थी। यह बातें हिमाचल प्रदेश में की गई। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन कमलनाथ सरकार के द्वारा सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग जिसे MSME कहते हैं उसमें 70% स्थानीय पदों की बात की गई सुरक्षित रखने। इसमें अमल नहीं हो पाया वर्तमान तक, तो ध्यान रखें यहाँ भी आरक्षण की बात की गई। जब और राज्यों की हम बात कर लें तो जिसमें बात होती है झारखंड की, तो झारखंड में 2022 में निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 40,000 रुपये तक के वेतन वाले पदों के लिए बाध्यकारी है यह प्रावधान। ऐसी बातें की गई थी, अर्थात यह प्रशासनिक पद की डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात हो रही है। हरियाणा में हम बात कर ले तो 2022 में 30,000 से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की बात की गई है। अब है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट निजी क्षेत्र में आरक्षण देने वाले कानून पर रोक लगा दी थी। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले चुनौती दी, मामला विचाराधीन है, ऐसा हरियाणा में। तो देखते हैं कि कुछ राज्यों में कि स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान दिया गया 70%, 75%, 80% इस तरीके से। अब आगे इसके संदर्भ को हम और भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे निजी क्षेत्र में जो जुड़े मुद्दे क्या होते हैं, निजी आरक्षण हम अगर देने की बात करते हैं तो उसके मुद्दे क्या होते हैं। देखिए, आर्थिक विकास बनाम सामाजिक विकास का सबसे पहला प्रश्न होता है कि आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की बात होती है राज्यों के लोगों की। राज्यों की लोगों की आर्थिक रूप से क्या होता है, सशक्तिकरण की बात होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शिक्षा रोजगार में गुणवत्ता में वृद्धि होगी। जितने लोग स्थानीय लोगों को नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उसके शिक्षा और रोजगार की गुणवत्ता भी इसी तरीके से बढ़ेगी। प्रतिभा पलायन, ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी रुकेगा। ये सब समस्या आपको जुड़े मुद्दे देखने को मिलते हैं दोनों तरफ से, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ध्यान रखिए, आक्रोश और विभाजन के साथ भी इसके तथ्य देखने को मिलता है। जिन राज्यों में लागू होता है और जिन राज्यों में के लोग आके रहते हैं, यह भी दूसरे देखा देखी दूसरे राज्य भी इसके मांग करते हैं। जैसे झारखंड के मांग अभी हाल ही में देखे होंगे, एक युवा नेता था जो बार बार ऐसी बातें करता था कि बिहार में झारखंड में झारखंडियों का होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, पर जब आपके लोग जब दूसरे राज्यों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ विकल्प आप देते हैं, नहीं देते हैं। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। उनको जब इलेक्शन में खड़े हुए तो लोग उनको क्या करते हैं, आपको वोट कम देते हैं, जीत नहीं पाते। तो इसका मतलब धारणा विकसित करना और उसके धरातल पर असर देखना, दोनों में अंतर आपको देखने को मिलता है। अगर ये कॉन्सेप्ट सही रहता तो लोग उनको जीत दर्ज देते। बहुत से मुद्दे ऐसे उठाए जिन्होंने अपनी बातों को रखा था, बहुत अच्छी बातें रखे थे, फिर भी यहाँ समझने की आवश्यकता होगी कि आक्रोश और विभाजन का कॉन्सेप्ट इसके साथ जन्म लेता है। उनकी तल्ख टिप्पणियाँ जाके सुनिएगा, आप लोग यूट्यूब पर पड़ा होगा हजारों वीडियो। अब अक्षमता भ्रष्टाचार के मुद्दे भी इसके साथ देखने को मिलते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखेंगे, निजी क्षेत्र में आरक्षण एक उत्तम विचार क्यों है। ध्यान रखिएगा, आरक्षण एक चैरिटी नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्यों नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि संवैधानिक रूप से स्वीकार किया गया आरक्षण कोई चैरिटी या दान नहीं है। अतः इसके लिए क्या बातें की जाती है, प्रतिभा हनन और निजी गतिविधियों का हवाला देकर वंचित और अपेक्षित समुदायों से इससे दूर नहीं किया जा सकता। अर्थात चैरिटी के तौर पर इसे नहीं दिया जाता। इसे क्या कहें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके लिए यह प्रावधान हो सकते हैं। संविधान का मौलिक सिद्धांत क्या कहता है कि संविधान सभी नागरिकों के लिए अवसर समानता सुनिश्चित करने पर बल देता है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट करता है, दूसरे शब्दों में दोहराता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को वरीयता देनी चाहिए। इसी तरीके से निजी क्षेत्र में योगदान आरक्षण की बात होती है। अतः संविधान में मौलिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र में आरक्षण एक उत्तम पहल माना जा सकता है या सामने दृष्टिगोचर होता है। अब इसके सरकारी नौकरियाँ
कि घटती संख्या, लगातार सरकारी नौकरियां घट रही है, तभी तो आप देखते हैं निजी क्षेत्र में लोगों का पलायन बढ़ रहा है, निजी क्षेत्रों में लोग काम करने के लिए मजबूर है। वहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी आपको कराई जाएगी, दिहाड़ी मजदूरी कराई जाएगी, फिर भी लोगों के पास विकल्प नहीं है सरकारी नौकरियों का। और यह देखिए, यह सरकार के पास भी एक क्या होता है, लिमिटेशन होता है। ऐसा नहीं कि यह 10 करोड़ पद सृजित कर देगा आपको, जो अभी वर्तमान पदों के अतिरिक्त, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर साथ ही संसाधनों का जो उपयोग है, साथ ही साथ आवश्यकता जितनी होती है उतनी ही नौकरियों का प्रावधान किया जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास कुल नौकरियां जो है देश में, उसका 10% आपको अगर हो रहा है, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोगों के पास मजबूरी है निजी सेक्टर में जाने के लिए। सभी के पास पैसे नहीं है, सभी के पास विकल्प नहीं है जो आपको इकोसिस्टम डेवलप करे, स्टार्टअप करे या इस प्रकार से कुछ ऐसा काम करे। पर ध्यान रखिएगा, अधिकतर संख्या निजी क्षेत्रों में जाती है। निजी क्षेत्र कहने का बहुत सा क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि केवल निजी से मल्टीनेशनल कंपनियां ही होती हैं, बहुत सा पार्ट होता है, इसमें जाने के लिए मजबूर है। तो यही एक समस्या आपको समझने में आपको आवश्यकता होगी कि आरक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, लेकिन सरकारी नौकरियों को मार्फत इसे हासिल करने का अवसर सिमटते जा रहा है। अतः निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना चाहिए, ऐसी बातें की, क्योंकि सरकारी नौकरियां कम हो रही है। और यह एक तरफी नज़र देखने को भी मिलता है कि बहुत से राज्यों ने इसी आधार पर आरक्षण, निजी आरक्षण की बातें की थी। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में उचित प्रतिस्पर्धा का अर्थ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए लेवल फेयरिंग फील्ड को होना चाहिए, अर्थात जो लेवल फेयरिंग फील्ड होना चाहिए, समान होना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की जब भी हम बात करते हैं, दोनों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं हम, सार्वजनिक सेक्टर का और निजी क्षेत्रों का। तो इस प्रकार से दोनों जगह आरक्षण का प्रावधान आपको लागू किया जाए। लेकिन जहां सामाजिक दायित्व का निर्वहन का प्रश्न है, तो यह जिम्मेवारी सार्वजनिक क्षेत्र पर ही आरोपित कर दी जाती है, जिससे निजी क्षेत्र का समान भागीदार होनी चाहिए। अब आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया था निजी क्षेत्रों पर वहाँ पर जांच से पता चलता है कि लोग अपने ही एसेट का उपयोग अपने एनजीओ को चलाने के लिए, अपने ट्रस्ट को चलाने के लिए काम करता है। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता, सामाजिक दायित्व का मतलब क्या होता है कि आप समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समान अवसरों को देना, समान अवसरों को देना। तो अवसर जो SDR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉन्सेप्ट दिया गया था निजी क्षेत्रों को, कि अपने कुल जो आय हो रहा है उनका आपको कुछ % आपको अनुदान करना है और उसके लिए कार्य करना है, पर इसके लिए केवल अपने एनजीओ और अपने ट्रस्ट के माध्यम से ही कराना, तो यह कहीं ना कहीं अपने बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। तो यह कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है। सार्वजनिक क्षेत्रों के तहत जैसे वो कार्य करता है सभी के साथ, वैसे भी आपको कार्य करना होगा। अब औद्योगिक विकास के बढ़ने के लिए सरकार के द्वारा निजी क्षेत्रों में कई रियायतें दी गई है। इस दृष्टि से उन्हें सामाजिक दायित्व के निर्वहन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ऐसी बातें होती है, तो जिससे हम और भी बेहतर कर पाएंगे, आरक्षण के मुद्दे को बेहतर तरीके धरातल पर उतार पाएंगे। लेकिन निजी क्षेत्र में आरक्षण का उत्तम विचार क्यों नहीं होना चाहिए, यह भी बातें आपको समझ में होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, नवाचार और बेहतर प्रदर्शन के लिए अवरोध यह माना जाता है। हम जितना ओपन होंगे, हमारे पास बेहतर नवाचार और बेहतर प्रदर्शन और बेहतर हम कंपोनेंट के तौर पर काम कर पाएंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट है, किसी भी निजी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे बेहतर है। अब मान लीजिए अमेरिका का नासा, अमेरिका का एप्पल, अमेरिका का अमेरिका का जो IBM कंपनियां हैं, फिर इस प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनियां वो यह कह के रोक दे कि हम अपने लोगों को ही केवल क्या करेंगे, अपने ही लोगों को केवल यहाँ पर काम करने देंगे। तो भारत के जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, जैसे नासा में सहयोग आप देखते होंगे ना, आंकड़े आते हैं, तो क्या नासा वहाँ पहुँच पाता, एप्पल वहाँ पहुँच पाता, अन्य कंपनियाँ वहाँ पहुँच पाती जहाँ वर्तमान में है? ऐसे ही अन्य देशों के लोग भी यहाँ पर अपना सहयोग कर रहे हैं। इसलिए ओपन माइंडेड कॉन्सेप्ट आपको अपनानी चाहिए। हाँ, अपने राज्यों के लोगों के लिए विकल्प आप और भी बेहतर कर सकते हैं, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने काम कर सकते हैं। केवल निजी क्षेत्रों में आरक्षण दे देने मात्र से हम नवाचार और बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। दरअसल निजी क्षेत्रों में निष्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है। हम कम क्या था, और इसका हम क्या करेंगे, इनपुट कम देंगे और आउटपुट अधिक होता है। निजी क्षेत्र का यही एक निष्पादन क्षमता बेहतर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेहतर नवाचार करने की, मान लीजिए कोई टेंडर निकलता है
हमको ये सड़क बनानी है। तो यहाँ पर क्या बात होती है, जब टेंडर निकलता है तो यहाँ पर जब डाली जाती है बजट, तो सबसे कम जो बजट देगा, सबसे कम बजट में जो इस बजट में सबसे कम बजट में जो इस सड़क का निर्माण करेगा उसी को यह बजट दिया जाता है, सड़क का टेंडर ना। तो सोचिए, कम इनपुट दिया जाता है और आउटपुट उत्तम पाया जाता है। इसलिए निष्पादन क्षमता निजी क्षेत्रों में केवल इसी आधार पर आती है कि हम ओपन माइंडेड अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट याद रखना है कि साथ में इसमें नई सृजन और प्रतिष्ठात्मक जो माहौल होता है वो अवरोध की संभावना बनी रहती है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समझौता जो हमने कर रखा है। तो कार्यबल निर्माण के लिए एक ऐसे कार्यबल निर्माण का होगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में असमर्थ रहने पर पूरी संभावना बनी रहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि क्षेत्रीयता, वहाँ आक्रोश हमेशा बने रहेगा, पॉलिटिक्स वाद होगा, वहाँ जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, यहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी। इसका प्रभाव यह होगा कि आर्थिक विकास के प्रमुख एजेंडा मानकर आगे बढ़ रही दुनिया से हम पिछड़ जाएंगे। तो हम जब आर्थिक सशक्तिकरण की ओर जा रहे हैं तो हमें अपने पूर्व के जो डिसीजन बनाए हुए हैं उसमें कुछ वर्तमान संशोधन करने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, बेहतर उपयोग कर सकते हैं, बेहतर आय सृजित कर सकते हैं। इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, मौजूदा अंतराल में कम करने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा, 1992 में सरकारी नौकरियां अन्य पिछड़ी जातियों का 27% आरक्षण होने के बाद मौजूदा 12% नौकरी मिल पाई। ये सब कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि जब हम इसके बाद निजी क्षेत्र में आरक्षण देने पहले मौजूदा अंतराल को पाटने की आवश्यकता है। जो अंतराल की बात मैंने अभी कहा, सभी तथ्यों को सभी आधारों पर जांच करके अब जो वर्तमान खाई बनी हुई है उसको पाटना होगा। चलिए, एक टॉपिक है यूनेस्को की सूची में शामिल दिल्ली का विश्व धरोहर प्रस्ताव। 12 साल से यह प्रस्ताव भेजा हुआ, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। यूनेस्को की विचाराधीन सूची में भारत के 57 स्मारक शामिल है, जिसमें अंडमान की आपको सेलुलर जेल, ग्वालियर का किला, कश्मीर का मुगल गार्डन, अमृतसर का जो श्री हरमंदिर साहिब सहित ऐतिहासिक शहर दिल्ली कमल मंदिर, ये सब है। इसको पहली बार 2012 में इसको प्रस्ताव भेजा था। ये सब आंकड़े आपको याद रखने चाहिए। अभी देखिए, मुझे कुछ बातें बताइएगा कि विश्व यूनेस्को क्या है। मैंने हाल ही में 2-3 दिन पहले ही शायद यूनेस्को के बारे में बेहतर तरीके से आप लोगों को नोट्स दे दिया था। तो यूनेस्को क्या है, इसकी स्थापना कब की गई, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब पॉइंट आउट लिखकर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। दूसरा, विश्व धरोहर सूची बनाई जाती है। विश्व धरोहर सूची, तो भारत के कितने स्थल हैं विश्व धरोहर सूची में, उसमें 3 वर्गीकरण होगा। तो आप तीनों वर्गीकरण के साथ बताइएगा। फिर अस्थायी सूची हाल ही में बनाई गई है, यूनेस्को का अस्थायी सूची जारी किया गया है। तो इसमें कौन कौन से स्थल शामिल है, ये सब पीटी फैक्ट आप बताइएगा। हाल ही में हुआ है, मैंने न्यूज़ इस पर कवर किया, मुझे याद है, तो आप इसको ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, यह वीडियो जो है न्यूज़ एनालिसिस का, हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का, वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। इसके लिए 1 रुपया नहीं आपको देना होता है। पर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट आपको की नोट्स प्राप्त करनी है, प्लस वीकली टेस्ट में भाग लेना है। वीकली टेस्ट में भाग लेना है तो आपको क्या होना, आपको 599 प्लस टैक्स अर्थात 612 रुपये का अप्रोक्स आपको पड़ेगा, जिसके आधार पर आप इस पैकेज को ओपन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको 2023 का सारा पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा, 2022 का उपलब्ध हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण पीडीएफ आप उसे देखकर अपने रणनीति को और बेहतर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह भी इम्पॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। जब भी राज्यों के बीच विवाद होता है, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, मामला क्या है, पंजाब सरकार को लग गया झटका, क्योंकि पंजाब सरकार ने कुछ बातें ऐसे कर रखी थी। देखिए, एक विधेयक पास किया गया पंजाब में, पंजाब विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023, जिसके आधार पर वहाँ पर कुलाधिपति जो होता है, किसी भी राज्य का कुलाधिपति जो वहाँ का राज्यपाल होता है, उसको हटाने की बात की गई थी। क्लियर है? तो इस विधेयक पर जो वहाँ के राज्यपाल थे, उन्होंने क्या किया, स्टे कर दिया, कुछ निर्णय ही नहीं लिया। तो इसी बिल को पंजाब सरकार ने आपको सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर कर दिया। पर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति से अनुशंसा के तौर पर बातें की और उसके बाद राष्ट्रपति को निर्णय लेने के लिए बातें की। तो इसी संदर्भ में राष्ट्रपति ने बोला
कि जो माननीय राष्ट्रपति है उन्होंने द्रौपदी मुर्मू ने ये बातें स्पष्ट की कि जो विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम पंजाब सरकार वापस भेज दिया और इससे स्पष्ट हो गया कि पंजाब के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल ही होंगे। जो सारे राज्यों में व्यवस्था बनी हुई है तो इसके लिए आपको चीज़ें वही रखनी होगी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगी। तो यहाँ पर बातें हुई, उभर का सामने आया। तो ऐसे विधेयक पर राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं, या तो विधेयक को मंजूरी दे दे, विधानसभा को लौटा दे या राष्ट्रपति को भेज दे। तो जब राष्ट्रपति के पास मामला गया, ये सब सारी चीज़ें हुई, तो अनुच्छेद 200 और 201 चर्चा में आ गया। क्लियर है? तो इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो इन मामलों में राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियाँ अनुच्छेद 200 के तहत क्या है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक सहमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, जो या तो सहमति दे सकता है, सहमति को रोक सकता है, या राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर देता है। यहाँ पर जो 3 बातें लिखी गई अनुच्छेद 200 के तहत ये बातें करता है। नेक्स्ट है, इस पर जब हम बात कर लेते हैं तो राज्यपाल सदन और सदनों के द्वारा पूर्ण विचार के अनुरोध करने वाले संदेश के साथ विधेयक को वापस भी कर सकता है, अर्थात पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता। अगर पूर्ण विचार के लिए लौटा देता तो फिर पंजाब सरकार इसे पारित करती विधानसभा से और उसे भेजती, या संशोधन के साथ भेजती या उसी तरीके से भेज सकती थी। तो इस पर अगर पूर्ण विचार के लिए भेज देती तो यह उसके बाद सदन के बाद विधानमंडल से यह जब पारित होकर आया था, इस पर बाध्य हो जाता राज्यपाल निर्णय देने के लिए। जो नियम बनाए हुए हैं आपको 74वां संविधान संशोधन के बाद से स्थितियां जो स्पष्ट हुई हैं उसके आधार पर। अब है कि अनुच्छेद 201 क्या कहता है कि इसमें कहा गया है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है या उसे रोक सकता है। यहाँ पर पूर्ण विचार की बात नहीं की गई, यहाँ पर या तो सहमति ही देगा या तो रोक ही देगा, 2 ही कॉन्सेप्ट यहाँ अपनाएगा। पर अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल 3 चीज़ें कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को उसे सदन या राज्य विधान सदनों को वापस भेजने का निर्देश भी दे सकता है। जब ये पहला अगर नहीं होगा तो तीसरी बात यह है कि पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है। अब यह पूर्ण विचार का अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। यह पूर्ण विचार जब होगा तो इस मामले में पूर्ण विचार के लिए बाध्य होता है, ध्यान रखिएगा, बाध्य होता है राज्यपाल कि वो पारित करेगा। पर इस पूर्ण विचार के मामले में राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। इसलिए मैं यह बातें बोला कि यह 2 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सहमति दे सकता है या उसे रोक सकता है। तो अमूमन यह जब बाध्य नहीं है तो यहाँ पर वही इसी दोनों आधारों पर ही इसका तीसरा का आकलन किया जाता है। पर यहाँ पर पूर्ण विचार की शक्तियाँ दी गई है, राष्ट्रपति के द्वारा भी भेजा जा सकता है, पर यहाँ पर बाध्यता नहीं स्पष्ट है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त बात करें राज्यपाल के पास फिर विकल्प क्या बचता है इन मुद्दे में, तो वह सहमति दे सकता है, विधेयक के कुछ प्रावधानों या विधेयक को स्वयं पूर्ण विचार करने का अनुरोध करते हुए विधानसभा पास भेज सकता है। वह राष्ट्रपति के विचार के विधेयक को आरक्षित कर सकता है, लेकिन ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब राज्यपाल का यह राय है कि विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति के जोखिम में डाल सकता है या इस तरीके से स्थिति को उत्पन्न कर देता है। वह राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को आरक्षित कर सकता है। आरक्षण अनिवार्य है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति में खतरे में डालता है। ध्यान रखिएगा, जहां हाई कोर्ट के से संबंधित कोई निर्णय होगा, विधेयक लाया जाएगा, उसके लिए वह अनिवार्य प्रकृति का माना जाता है। वो 200 के तहत वो क्या करेगा, 201 के लिए वो भेजेगा ही भेजेगा। पर इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, राज्य विधायक को आरक्षित भी कर सकता है जैसे निम्न प्रकृति का हो। इसके अतिरिक्त अनिवार्य प्रवृत्ति के अतिरिक्त अगर ऐसा कोई और भी आता है जिसमें वो निर्णय स्वविवेकीय शक्तियाँ लेता है, स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है, जैसे संविधान के प्रावधानों के खिलाफ कुछ है, तो देखिए अभी संविधान के खिलाफ था ना, सभी राज्यों का जो कुलाधिपति होता उस राज्य का राज्यपाल होता है। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि पंजाब में क्या बोला कि वहाँ का मुख्यमंत्री सीएम होगा कुलाधिपति का। तो नियम जो बनाए गए संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, नीति निर्देशों के विरोध हो, ऐसे तत्वों का विरोध में हो, खिलाफ में हो, तो उसे भी अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित कर सकता है, 201 में
भेज सकता है। अब देश का व्यापक हित के खिलाफ हो, गंभीर राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो, संविधान का अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे हो या अन्य विकल्प सहित को रोकना, जिसमें सर्वमान्य रूप से किसी भी राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि एक अत्यंत लोकप्रिय कार्रवाई होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, इन सारे मुद्दे को लेकर ही वो रोक सकता है, पर हाईकोर्ट का मामला होगा तो वो अनिवार्य रूप से रोक देगा, क्योंकि उसके लिए संसद ही जवाबदेह है। क्लियर है। अब है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या किया, राष्ट्रपति राज्यपाल सब सुन लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ बातें कही थी कुछ साल पहले प्रावधान अनुच्छेद 200 के उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद उन्हें सहमति के लिए भेज दिए गए विधेयकों पर राज्यपाल को देरी नहीं करनी चाहिए। यह 1970 के दशक से ही निकल कर सामने आया है। बहुत से आयोग ने भी ऐसी बातें कर रखी है कि स्व-विवेकी शक्तियों का प्रयोग करते वक्त राज्यपाल को संयम बरतना चाहिए। क्लियर है। इसके लिए आपको ध्यान में आवश्यकता रखनी होगी। जितनी जल्दी हो सके उन्हें लौटा दिया जाना चाहिए और उसके पास लंबित नहीं रखना चाहिए। इस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति जितनी जल्दी हो सके महत्वपूर्ण संवैधानिक उद्देश्य है और संवैधानिक प्राधिकारी को इसे ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात कर्तव्य की बात की है कि आपके लिए लोकतंत्र के संदर्भ में कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, जनादेश के संदर्भ में कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, आपको वैसा व्यवहार करना चाहिए। अर्थात न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इसका स्टेटस क्या होगा, स्व-विवेकी शक्तियों का प्रयोग वो कैसे करेगा, यह नहीं बताया, पर इससे आशा किया गया कि आप पॉजिटिव रूप से काम करेंगे, है नेगेटिव रूप से काम नहीं करेंगे। पर यहाँ पर इस तरीके से अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पर राजनीतिक द्वंद्व का कारण भी बनता है और शक्ति का संतुलन स्थिति स्पष्ट करने का कारण बनता है, सत्ता का अभ्यास का कारण बनता है। जो मैं कॉन्सेप्ट पहले बताए वो सब जो आपको कॉन्सेप्ट के तहत लागू किए जा रहे हैं वो सब चीज़ें आती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं। चलिए पहले तो क्वेश्चन आप बताइए जीआई टैग क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग को आपको समझने की आवश्यकता है। फिर ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, इसमें भारत आपको जिन जिन राज्यों से आप हैं स्टूडेंट मेरे, मान लीजिए यूपी से हो तो अपने जीआई टैग कौन कौन से मिले हैं 2024 में उसकी सूची बतानी है। बिहार में होंगे तो बिहार में 2024 में कौन कौन जीआई टैग मिले हैं उसको बताना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना अन्य भी राज्य में है, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, जिन जिन राज्यों से आप लोग हैं सारे लोग अपने अपने राज्यों के जीआई टैग सूची को यहाँ पर लिस्ट बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर दिया कीजिए। विकास ही केवल दे रहे हैं, अच्छा प्रयास वो कर रहे हैं, लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। एक दिन थकिएगा बाकी से बाहर होइएगा। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो प्रयागराज के मंजू क्राफ्ट को मिला है जीआई टैग। तो देश में 600 से अधिक को मिल चुका है जीआई टैग। 6 गांवों में 500 से ज़्यादा शिल्पकार जुटे हैं मंजू से विभिन्न उत्पादों का निर्माण में। तो नैनी के महोबा में मुंज जो उत्पाद बनाने के लिए 200 से ज़्यादा शिल्पी हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो नैनी प्रयागराज में है। नैनी और के लिए फेमस है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस लिए, सर्च कीजिएगा आपको नई चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। स्टैंडर्ड टाइमलाइन के लिए भी है, तो नैनी के बारे में आप मुझे बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये सब आप पीटी फैक्ट से देख सकते हैं, इसलिए इसको समय स्किप कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग की जोर है तो लेकिन इकोसिस्टम आधा अधूरा है। तो तमाम परिभाषाओं के बाद सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विनिर्माण का योगदान 15 सालों में 13 से 15% बीच ही अटका है, जो और भी बढ़नी चाहिए। मैं याद है PIL योजना जो PLI सब जो लिक्विड यूनिवर्सिटी थी जिसकी बात मैं लगातार बात करता था इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, जो 14 सेक्टर को यहाँ पर जोड़ा गया था, उसमें और भी बेहतर तरीके से काम करने की आवश्यकता है, इको फार्म को डेवलप करने की आवश्यकता है। देखिए जब हम दूसरी और तीसरी और प्रथम अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखते हैं तो हमें क्या 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होना चाहिए, दूसरा हमारा जो सेवा आपूर्ति है, जो हम सर्विस दे रहे हैं वो बेहतर होना चाहिए, और हमारा कृषि भी हमारा मजबूत होना चाहिए। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, आपके देश में जब उन्नत स्थिति में होगी तो आप जड़ से लेकर ज़मीन तक कार्य बेहतर कर पाइएगा। नहीं तो आप केवल सर्विस सेक्टर को मजबूत कीजिए तो कोरोना जैसी स्थिति आएगी तो देश कैसे धड़ाम से गिरा। तो कृषि ही हमें उसे उस वक्त बचाया था।
अब मान लीजिए कोरोना भी आ गया, कोरोना भी आ गया है, सॉरी, कोरोना आने के कारण सर्विस सेक्टर भी बर्बाद हुआ, मानसून के आने से कृषि सेक्टर भी बर्बाद हुआ, पर हमारे मैन्युफैक्चरिंग जब तक जीवित रहेंगे, एमएसएमई के तहत भी आप बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, तो ये डेवलप होगा, हमारा रोज़गार बेहतर चलेगा। इसलिए आपको जब भी प्रबंधन की बात होती है, मैन्युफैक्चरिंग, चीन क्यों आगे बढ़ गई, आपको मैंने कभी बताया था, याद है? वो बल्क में चीज़ों का निर्माण करता है, डिमांड 100 रहता है, वो बनाता है 10,000। उसको पता है कि 10,000 प्रोडक्ट को कैसे बेचनी है, उसके लिए वो काम करता है। इसलिए नहीं कि डिमांड 100 ही है तो 100 ही हमको बना के बेचनी है, 100 के बदले 10,000 बनाएगा, और 10,000 को किस रेंज से कैसे बेचना है, आप इसको समझ। मैन्युफैक्चरिंग का कमाल यही है, मैन्युफैक्चरिंग का डिमांड यही है। अब सोच सकते हैं कि हमारे घरों में बच्चों को टॉय जो मिलता है, बच्चों को टॉय मिलता है, या इस प्रकार के जो आइटम मिलते हैं आपके पर्व त्योहारों में, चीन आपको आपके हर वो इच्छाओं को समझ रहा है, जिसके आधार पर आप जाके मार्केट में डिमांड करते हैं। तो सोच के देखिए, चीन मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं बढ़ेगा तो हम और आप बढ़ेंगे। और जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो आप केवल इन अवसरों पर ही काम करते हैं जब कोई पर्व त्यौहार हो, बाकी सारी चीज़ें के समय हम चाइनीज़ मोबाइल, चाइनीज़ कंपनियां सब चलते हैं। तो जब तक हम विकल्प नहीं देंगे तो लोग क्या करेंगे, यही करेंगे ना, क्योंकि सस्ता उनको चाहिए, क्योंकि बचत भी करनी है। तो सस्ता सामान जहां मिलेगा, जिस मार्केट में मिलेगा, जिस कंपनी का मिलेगा, उसी को खरीदेगा ना। इसलिए मैं कभी बोला था, अगर किसी देश को अगर पीछे करना है तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करना होगा, और डिमांड जो है उसके अनुसार सप्लाई होनी चाहिए, और जब आपको जीरो लेस इफेक्ट होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैंने क्या बताया था कि लोगों की पैकेट के अनुसार होनी चाहिए, लोगों का पैकेट जिस तरीके से हो। अगर किसी पास 10,000 रुपया है तो 10,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए, किसी पास 10 लाख है तो 10 लाख का ही प्रोडक्ट उसके मार्केट में होनी चाहिए। तो पर गुणवत्ता, क्वालिटी के तौर पर आपको देखनी होगी कि हम क्या मार्केट में डिमांड ऐसा क्रिएट कर पा रहे हैं। यही एक समस्या, आधा अधूरा इकोसिस्टम की बात हो रही है। क्लियर हो गया? चलिए, जो खाद्य महंगाई है, बढ़ती है चुनौतियाँ। देखिए, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले खाद्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में आंकड़े दिए थे, याद है? जिसमें आंकड़े बढ़ रहे थे, घट रहे थे, और भी बहुत कुछ हुआ था। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। फिर शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है, ये सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, अब हम बात करते हैं महंगाई बढ़कर कितना हो गया, 5.08% हो गई। यह पिछले 4 महीने का सबसे अधिक खुदरा महंगाई चिंताजनक है कि महंगाई दर 9.36% खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई हो गई है। अभी बाज़ारों में गेहूं, दाल के बाद आलू, प्याज, टमाटर की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई दर क्या हुई है, बढ़ रही है। कृषि 25%, 53%, 70% बढ़ोतरी हुई है जब आलू, प्याज, टमाटर की बात करते हैं। और यह क्या होता है, एक लोगों की आवश्यकता है खाद्य सामग्रियों में। जब भी खाना खाएंगे तो आलू, प्याज, टमाटर उनकी आवश्यकता है। क्रिसल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस की मासिक रोटी राइस रेस रिपोर्ट, जिस पर मैंने चर्चा भी किया था, याद है? इसलिए मैं बोलता हूँ ना, लगता है न्यूज़ देखिए, जो आर्टिकल में आता है वो आपके न्यूज़ से ही कहीं ना कहीं निकलता है। ये 3-4 दिन पहले ही इस पर मैंने रोटी राइस रेट पर आर्टिकल लिया था आपको। तो 2023 में इसने बताया कि थाली बढ़ गई है, मूल्य उसका पहले 26.7 रुपया था, अब जो क्या हुआ है, वो मूल्य, थाली का मूल्य 27.8 हो गया है। तो यह क्या होता है, महंगाई जो बढ़ रही है, उपभोक्ताओं की महंगाई, वो कहीं कहीं उसके बचत को प्रभावित करती है, उसके पॉकेट को प्रभावित करती है। इसको समझने की आवश्यकता है। जब हम लोगों को महंगा उपलब्ध कराएंगे ना, महंगा चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, तो उसके पास बचत कम होगा तो निवेश कम होगा। ध्यान रखिएगा, निवेश कम होगा, और निवेश कम होगा तो हम रोज़गार को कम कर पाएंगे। रोज़गार क्या होगा, कम उपलब्ध होगा, रोज़गार कम मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट निर्माण के लिए कोई चीज़ें स्थापित ही नहीं होंगी, डिमांड कम होगा। तो इस तरीके से सर्किल क्या होता है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होगा। तो यह इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए लोगों के पास पैसा होना चाहिए। पैसा होगा तो ही आपको बचत अधिक होगी, अधिक बचत होगा तो अधिक निवेश होगा, अधिक निवेश होगा तो अधिक रोज़गार क्रिएट करवा पाएगा, क्योंकि निवेश होगा तो मार्केट में जाएगा, मार्केट में पैसा जाएगा तो क्या होगा कि नए नए
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराए जाएंगे, नए नए क्या होंगे, आपको उद्योग धंधे स्थापित होंगे, डिमांड के अनुसार सप्लाई क्रिएट किया जाएगा, जिससे रोजगार की और रोजगार आएगा, फिर आप लोगों के पास पैसा आएगा तो फिर वो निवेश करेगा। इस तरह से जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, लगातार बढ़ता है। तो ये एक सर्किल कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, जो मैं सर्किल आप लोगों को लगातार बताता। इसलिए इतनी बातों से आपको इतनी समझनी है कि हमारे ये महंगाई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कम क्यों रखना है, क्योंकि जो सब कुछ हम कम कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को, लग्जरियस लाइफ को हम कम कर सकते हैं, पर खाना पीना रोक सकते हैं? खाना पीना सुबह शाम 3 टाइम खाना खाते हैं, रोक पाते हैं? नहीं रोक पाएंगे। और इसके तो गरीबों के लिए और समस्या होती है, गरीबी वर्ग के लोगों के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आंकड़े दिए जाते हैं ना, आंकड़ों के संदर्भ में चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। जब हम सरकार को ध्यान देना होगा कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश की विकास दर 8.2% रही, वही कृषि विकास दर महज 1.4% रही, जो पिछले वर्ष 32.8 करोड़ टन उत्पादित खाद्यान्न इसके पूर्ववर्ती वर्ष 32.9 करोड़ टन से कम है। अब ध्यान रखिएगा, गेहूं उत्पादन में कमी हुई अनुमान है। गेहूं की कीमतों में 8 से 10% की बढ़ी है। अप्रैल 2024 देश में गोदामों में गेहूं भंडार कितना हुआ है, भंडार घट कर कितना हो गया, 75 लाख टन हो गया। तो यही आंकड़े हैं जिससे जो उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि कर रही है सब। जब तक हम स्टॉक को बेहतर नहीं रखेंगे, हम संसाधनों को बेहतर तरीके से उपभोग नहीं करवा पाएंगे, तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये सब चीज़ समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कुल मिलाकर देश में जो हम बेहतर आपूर्ति खाद्य श्रृंखला जो है, बेहतर प्राथमिकता के साथ काम करना होगा। खाद्य महंगाई उतार चढ़ाव को भूमिका देनी होगी। अब इसके साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर नियंत्रित करनी होगी। ये सब आंकड़े दिए गए। महंगाई में प्रबंधन के लिहाज से क्या होगा, ये सब चीज़ें कराई जाएगी। बहुआयामी प्रयासों के ग्रामीण उम्मीदों के साथ क्या करना होगा, काम करना। कृषि जो FAO है, खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, खाद्य फसलों की बर्बादी संबंधी आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल 15% खाद्य जो उत्पादन है नष्ट हो जाते हैं। इसको अगर हम किसी तरीके से कम कर पाते हैं या जीरो कर लेते हैं तो क्या होगा कि हम इसके लिए उपभोक्ता जो मूल्य सूचकांक वो कम होगा, तो हम अपने जो बर्बादियां कर रहे उसको भी हम बेहतर कर सकते हैं। कृषि भंडारण में बुनियादी ढांचे सुधार कर सकते हैं। तो ये सब आपको चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है। देश में 92% शीत भंडार गृहों में संचालन स्वामित्व को निजी क्षेत्रों में, जिसमें छोटे छोटे किसानों की सीमित मात्रा में किसी फसलों को भंडारा महंगा हो जाता है। तो इस तरह खाद्य भंडार ढांचे कमी समस्या, सब्सिडी उद्योग सहयोग की जरूरत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं जिसको आपको समझने की आवश्यकता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक छोटा कॉन्सेप्ट मत समझिएगा, ये पूरे देश के इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मामला है। अगर हम एक चीज़ को सही करेंगे तो दूसरे चीज़ ऑटोमेटिक सही होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर हम गोदामों को, अगर हम वेयर हाउस को बेहतर कर लेते हैं, उनके बर्बादियों को रोक लेते हैं, हम उसकी क्षमता को बढ़ा लेते हैं, उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं, तो लोगों के पास बचत हुई। सीधा सा अर्थ में समझिएगा, लोगों के पास बचत होनी आवश्यकता है, जिसके आधार पर वो निवेश कर सके, अपने ज़रूरतों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, मार्केट में पैसा भेजे। तो मार्केट में जितना पैसा आएगा उससे बेहतर आर्थिक विकास होगी। सिंपल सा अर्थ में यही समझिएगा। तो बड़ी चुनौतियां हैं इनके सामने, इसको समाधान के लिए कुछ पॉइंट यहाँ बताए गए। इन पॉइंटों को रेखांकित करके की पॉइंट बना लीजिएगा, और जो चीज़ें बोली जाती है उसको ज़रूर कीजिए। आपको पिछली क्लास में मैंने बोला था कि कुछ की पॉइंट बना के आप लोगों को भेजनी, उसका नोट्स बना के निष्कर्ष लिख के भेजना है, पर आप लोगों ने किसी ने नहीं भेजा। तो यह समस्या कहीं ना कहीं आपके आकलन में है, आपके कहीं ना कहीं तैयारियों में है। मैं हर वो चीज़ टेक्निक अपना रहा हूँ जिससे आपका निर्माण हो। ऐसा नहीं कि कोई नया टॉपिक आ जाए और एग्ज़ाम बैठे और इसके बाद दूसरे के या छत को देखना शुरू कर दे या दूसरे का मुंह देखे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। एग्ज़ाम हॉल में 100% होकर जाइए। किसी प्रकार का टॉपिक आए तत्कालिक रूप से आप उस पर सोच कर अपना काम कीजिए, उसका आंसर लिखिए, आंसर में बेहतर अंक प्राप्त कीजिए। मेरा यह उद्देश्य होता है। मैं सीधी टू द पॉइंट बात करता हूँ। अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं मीठी मीठी बातें नहीं करता हूँ। रीज़न उसके पीछे है, केवल यह मीठी की बातें छुरियाँ चला के लोग करोड़ों रुपया कमा लिए हैं, और आप लोग को भी वही बेहतर लिखता है। इक्सबाजियाँ और हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान करें यहाँ पर तो आप लाखों कमा सकते हैं। आपका एंटरटेन करें तो ये लाखों कमा सकते हैं, पर मुझे पता है कि इससे रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट किससे आता है? रिजल्ट आता है, मान लीजिए आपके पास 10,000 स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसमें से 10 लोगों का रिजल्ट हुआ और आप उसे दिखा रहे हैं कि आपका बहुत बेहतर अचीवमेंट आया। तो ये आपको सोचने की आवश्यकता है कि आपको करना क्या है। अब यहाँ मैं 10 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 10 में से
5 लोगों का रिजल्ट होगा, तो आपको सोचने की आवश्यकता है रिजल्ट कहाँ बेहतर हो रहा है। तो इस चीज़ को समझिए कि जो चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही है उसको करने की आवश्यकता है। जो कंटेंट है आप स्वयं आकलन कीजिए, PYQ से मिलाइए, देखिए कि हाँ वो क्वेश्चन वो टॉपिक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो भी टॉपिक मैं उठाता हूँ उसका सीधा एग्ज़ाम में प्रश्न होता है। आप जाइएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से प्रश्न उठाइएगा, UPSC हो, BPSC हो, MP PCS हो, कोई भी PCS में इसके प्रश्न जरूर मिलेंगे, इसके कहीं ना कहीं सब सारे पॉइंट से। तो इन सब चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। फिर चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।